हमें शुरुआत दवाई के रूप में हुई थी, ये चाय भी दवाई के रूप में शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत भी किसके रूप में हुई थी, दवाई के रूप में। लेकिन आज ऐसी दवाई बन गई है, जब तक चाय और ये ना मिले ना तब तक एनर्जी नहीं आती। कई तो ऐसे इतने प्रेमी है कि नाम से एनर्जी आ जाती है, कईयों को तो नाम सुना देना चाह आगे जी खान दिखाओ जी के। जैसे मान लो कई सोए हुए हैं, अब सोए व्यक्ति उनको बोल दिया जी कह खड़ा हो जा, नहीं होगा, चाह सिराने पड़ी है, अरे फिर तो फटाफट बैठा हो जाएगा। चाय इसमें नाम में एनर्जी मिल जाती है, तो मानसिकता बन गई है चाय के प्रति, और बाकी आप सभी जानते हो। पता लग गया ये कृषि में भागीदारी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एशिया महाद्वीप का एक देश है श्रीलंका, छोटा सा देश बेचारा हिंद महासागर लटकता हुआ छोटा सा देश भारत के दक्षिणी भाग में इस तरीके से यहाँ पर है। तो ये श्रीलंका देश, इसकी सबसे बड़ी आर्थिक स्थिति है ना चलती है वो चाय से चलती है। किससे चलती है? चाय से। छोटा सा देश है तो चाय पे निर्भर है सारा सारा ये। हाँ, दार्जिलिंग की चाय बहुत महंगी है, यहाँ के किसान चाय नहीं पीते, दूध पी लेंगे। क्यों नहीं पीते? चाय बहुत महंगी बिकती है, एक कप भी पियेंगे तो ये मान लो 100 रुपये का कप होगा, ये समझ लो आप, लगभग 10,000 रुपये किलो बताई जा रही है कि चाय बहुत महंगी चाय है। अपने पास जो चाय आती है वो चाय थोड़ी होती है, वो कचरा होता है। अपने पास तो छंटी हुई चाय आती है, सारी विदेशों में जाती है बाहर। ये हाँ सुनो भी, इसके बाद स्थिति बता देता हूँ। मरुस्थल, डेजर्ट ऑफ एशिया, एशिया के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं? सबसे पहले कल बताया था आपको अरब मरुस्थल, अरब के बाद में नाम आता है हाँ टकला माकन का मरुस्थल, इसके बाद में नाम आता है गोबी का मरुस्थल, गोबी के बाद नाम आता है थार का मरुस्थल। सबसे प्रमुख यही है। अरब देशों में सऊदी अरब, ईरान, इराक में फैला हुआ अरब मरुस्थल। टकला माकन, गोबी का मरुस्थल दोनों दो देशों में है, एक तो मंगोलिया और एक चीन, दोनों फेमस है। देखो ये जो गोबी टकला माकन मरुस्थल है ना, ये नाम ही टकला माकन है। यहाँ आवाज़ बड़ी सुरीली आती है कहते इस मरुस्थल में, मतलब कि सुर में पवने बड़ी सुंदर राग आती है यहाँ की। टकला माकन बहुत फेमस है। गोबी के मरुस्थल को बोलते हैं शीत का मरुस्थल, क्योंकि पूर्णतः बर्फ जमी हुई है, सफ़ेद रंग है, अब ऊपर से देखें गोबी लगती है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? गोबी का मरुस्थल बोल दिया। थार का मरुस्थल दो देशों में फैला हुआ है, एक तो भारत में फैला हुआ है और एक ये पाकिस्तान में फैला हुआ है। भारत में इसको बोलते हैं रेगिस्तान और पाकिस्तान में इसको बोलते हैं हाँ ये नाम बड़ा ज़ोर से बोल रहे हो रे, चोलिस्तान बोलते हैं। बोल दिया, पाकिस्तान में चोलिस्तान, भारत में रेगिस्तान। थार का मरुस्थल पूरे विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला है, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता मतलब क्या समझे? वनस्पति सर्वाधिक, पेड़ पौधे सर्वाधिक। ऐसे सबसे बड़ा तो सहारा मरुस्थल है, लेकिन वहाँ पर इतनी वनस्पतियाँ वगैरह नहीं है, शुष्क मरुस्थल है। जल के संसाधन भी सर्वाधिक है विश्व में थार के मरुस्थल में। जैसे एक परियोजना है, विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना जिसका नाम IGNP। कई लोग तो नहर के नाम नहीं जानते, ऐसा क्षेत्र भी है, लेकिन यहाँ मरुस्थल के अंदर नहर है IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान कनाल प्राचीन नाम था इसका। तो अब बताओ मरुस्थल सबसे टॉप का है कि नहीं? लेकिन इस मरुस्थल में एक अभयारण्य बहुत फेमस है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, बहुत फेमस है। ये भारत का फेमस है, एशिया का फेमस है। इस राष्ट्रीय मरु उद्यान में देखो दो खास बात है। एक तो पाया जाता है गोडावन, जो राजस्थान का राज्य पक्षी है। एक इसमें पाया जाता है पीवना सर्प या पीवना सांप पाया जाता है। देखो पीवना सांप, अब कई बार प्रश्न में आया था, ये पीवना है एक सांप की जाति, एक वनस्पति की प्रजाति और एक घास की जाति, ऐसे कुछ प्रश्न आया था। ये कई तो कलाकार बन गए। एक ऑप्शन और भी था क्या पीवना है जवाई को कहा जाता है, कि ऐसे लिख रहे हैं, उसमें ऑप्शन में था, लेकिन कई वो मारवाड़ी बोलते हैं पावना बोलते हैं जवाइयों को। कई सोचा कि पेपर वालों से गलती हो चुकी, मिस प्रिंटिंग होगी, कई सोच रहे मात्रा ढाकी कर दो, जवाई ठीक है जी, कहे सांप को जवाई बनेंगे कहे, तो ऐसे भी हो जाता है। लेकिन पीवना एक सांप की प्रजाति है। कहते हैं कि यहाँ एक सांप होता है, छोटा सा बुरा सा सांप होता है, लेकिन डसता नहीं है, वो सांस के अंदर जहर छोड़ता है और व्यक्ति पी जाता है, इसलिए इसको बोलता है पीवना सांप। बहुत जहरीला होता है ये, राजस्थान का कोबरा कह सकते हो, जहरीले होने के कारण इसको, बहुत खतरनाक है। ये है भी मरुस्थल के बारे में तथ्य। फिर देखो पर्वतों की बात कर लें कि यहाँ मुख्य पर्वत कौन कौन से हैं। सबसे पहले अरावली, अरावली के बाद बात कर लें हिमालय पर्वत, हिमालय के बाद बात कर लें अराकान यान पर्वत, अराकान के बाद बात कर ले अपने हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश के बाद बात कर ले अपने सुलेमान पर्वत, ठीक है।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक पर्वत है यूराल पर्वत, हालांकि वो दो महाद्वीपों के बीच में है। इसको आप कह सकते हो कि हाँ अपने एशिया महाद्वीप में अटैच है तो है ही फिर वो, तो दोनों आप कह सकते हो इसको। देखो भी अरावली पर्वत, इसका निर्माण हुआ प्री कैम्ब्रियन काल में। क्यों फेमस है? क्योंकि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है, एक वलित श्रृंखला है ये, और इस पर्वत की तुलना की जाती है उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। क्यों की जाती है? कारण क्या है? एक मार्कर लो पहले भी। इसका कारण है कि इसका विस्तार दक्षिणी पश्चिमी से उत्तरी पूर्वी की ओर है, और इसी प्रकार इस पर्वत का विस्तार भी किधर है? दक्षिणी पश्चिमी से उत्तरी पूर्वी की ओर। तो इसलिए अरावली की तुलना किससे होती है? अपलेशियन पर्वत से होती है। करवा दी। हिमालय विश्व का सबसे नवीन पर्वत, तैथिस सागर का अवशेष बताया जा रहा है। जहाँ ये पर्वत है वहाँ पहले तैथिस सागर था, और ये यहाँ पर्वत का निर्माण हुआ। वर्तमान में सबसे नया पर्वत है, कोमल चट्टानों से बना हुआ है, अतः यहाँ से लगभग 3000 नदियों का उद्गम होता है। और विश्व के 2 लाख ग्लेशियर में से 20,000 ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? वो भी हिमालय प्रदेश में। आज अपने दक्षिणी एशिया में बात करें तो 3-4 क्षेत्र बड़े फेमस है जैव विविधता के लिए। जैसे एक तो भारत का प्रायद्वीपीय घाट है, जैसे ये वाला भाग है पश्चिमी घाट, इसको बोलते हैं जैव विविधता का केंद्र, सेंटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ देखिए, यहाँ पड़ता है आपका सुंदरवन का डेल्टा। फेमस क्यों है? जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहलाता है। और भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में पर्वत है हिमालय पर्वत। एशिया के 7 देश तथा भारत के 11 राज्यों में फैला हुआ है। ये क्यों फेमस है? इसे बोलते हैं जैव विविधता का घर। अथाह यहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती है, जीव जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती है। हाँ, इसलिए यहाँ ये फेमस माना गया है। क्या फेमस माना गया है? क्या माना गया है? हाँ, हिमालय पर्वत जैव विविधता के लिए माना गया है। हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। ऊंचाई है 8,848 मीटर। यही पृथ्वी का स्रोत बिंदु है, यही एशिया का, यही विश्व का स्रोत बिंदु है। लेकिन 1991 की ब्रिटेन की रिपोर्ट के आधार पर इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर इस पर्वत की ऊंचाई है। कोई समस्या यहाँ तक? देखो 3 सर्वोच्च चोटियाँ, एक तो माउंट एवरेस्ट, दूसरी कंचनजंगा, दूसरी K2 गोडविन ऑस्टिन पीओ के क्षेत्र में पड़ती है, और तीसरी कंचनजंगा जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सर्वोच्च चोटी है। कौन सी? कंचनजंगा, सिक्किम में पड़ती है, नेपाल के बॉर्डर में बिल्कुल। ये 3 चोटियाँ थी। लेकिन अब अपने बात कर लेंगे हिमालय में 3 चोटियाँ फेमस है। उत्तरी हिमालय की K2, मध्य हिमालय की बता दो माउंट एवरेस्ट, और पूर्वी हिमालय की नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में। सिंधु अपने ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से एंट्री ले? इसी चोटी के पास से एंट्री लेती है इंडिया में। ले ली एंट्री क्या? अब बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अराकान यान पर्वत भारत तथा म्यांमार के बीच में सीमा बनाता है। कौन सा पर्वत? अराकान यान पर्वत है। म्यांमार में खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? भारत में बंगाल की खाड़ी मानसून, ये एशिया में बंगाली खाड़ी मानसून सर्वाधिक विकसित क्यों होता है? वो अराकान पर्वत के कारण ही होता है, क्योंकि इससे टकराएगा, टकराने के बाद ही वो विस्थापित होकर इंडिया में वर्षा करता है। अच्छा, इसके बाद हिंदुकुश पर्वत भारत के उत्तरी भाग में देखो चीन का भाग पड़ा। अब चीन के में यहाँ दक्षिणी भाग में पठार है जिसको बोलते हैं पामीर का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार होने के कारण इसको बोलते हैं रूफ ऑफ वर्ल्ड, विश्व की छत कहा जाता है। कह दिया छत इसको। इसके दक्षिणी भाग में देखो यहाँ पर्वत है जिसका नाम है हिंदुकुश पर्वत, जो पाकिस्तान और चीन वाले भाग में फैला हुआ है। देखो हिंदुकुश पर्वत पुराने समय में फेमस था लाजवर्थ के लिए, सिंधु काल वगैरह में इसका महत्व बताया जा रहा है। और ये सुलेमान पर्वत, ये अफगानिस्तान का फेमस पर्वत है जिसका नाम है सुलेमान पर्वत। यूराल पर्वत पहले ही बताया था, कहाँ है बता दो? यूरोप और एशिया के बीच में है। यहाँ से नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम क्या है? यूराल नदी है, दोनों महाद्वीपों के बीच में बहती है। ये थे आपके प्रमुख पर्वत। पर्वतों के बाद अपने बात करते हैं एशिया महाद्वीप की नदियाँ, प्रमुख नदियाँ। देखो कई प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? सारी बता देंगे। माही नदी। यह बताओ भूमध्य रेखा को काटने वाली कौन सी नदी है 2 बार?
करक को काटने वाली बता दी, भूमध्य को बताओ और मक्कर को बताओ। कोई है में से विद्वान बताने वाला? हाँ जी, चलो मैं ही बताता हूँ। सही बता रहे हो। देखिए, एशिया महाद्वीप की नदियाँ, सबसे पहले बात करेंगे नदियों में। देखो 3 चीन की प्रमुख नदियाँ हैं। एक का नाम है यांगटीसी क्यांग नदी, फिर नाम आता है सिक्यांग नदी, सिक्यांग के बाद नाम आता है हांगहो नदी। तीनों कहाँ की है? चीन की है। यांगटीसी क्यांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी, लंबाई है 5557 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ जाती है? चीन सागर में जाती है, पामीर के पठार से निकलकर। सिक्यांग नदी फेमस है सिर्फ किसके लिए? इसके अपवाह क्षेत्र में सर्वाधिक क्या होता है? चावल। चीन में सर्वाधिक चावल किस नदी के अपवाह क्षेत्र में होता है? सिक्यांग नदी के अपवाह क्षेत्र में। हांगहो नदी, इस नदी का उद्गम भी पामीर के पठार से होता है। 2 झील बताई थी मैंने आपको कल, कौन सी बताई थी? हाँ, इन झीलों से इसका उद्गम हुआ। उद्गम होने के बाद आगे एक पठार आएगा छोटा सा, जिसका नाम है लोएस का पठार। जैसे ही लोएस के पठार से गुजरेगी, अब लोएस के पठार में मिट्टी है पीली, अब पीली मिट्टी यहाँ पर है, तो अब जैसे इसमें गुजरेगी ना, तो इसका पानी भी कैसा हो जाएगा? पीला। इसलिए इस नदी को कहा जाता है येलो नदी, ये इसको येलो रिवर, इसको पीली नदी भी कहा जाता है। ये भी कहा जाती है चीन सागर में जाती है। लेकिन हांगहो नदी को चीन का शोक भी कहते हैं, पानी बहुत स्पीड पे चलता है इसका, जो बाहर निकलने में बड़ा ही जल्दी सक्षम है, मार्ग बदलने में बहुत फेमस है। ये हांगहो नदी आपकी यह है। फिर देखिए यहाँ की और भी नदियाँ हैं जो उत्तरी भारत और तिब्बत क्षेत्र की फेमस है। जैसे बता दूँ आपको कि इस प्रकार एशिया में लगभग 7 देशों में फैला हुआ हिमालय पर्वत, ये भाग है। देखो कुछ तो भारत का है, कुछ यहाँ तिब्बत का भाग है। यहाँ ही झील पड़ती है जिसका नाम है मानसरोवर झील, बहुत फेमस झील है ये। मानसरोवर झील के पास कई ग्लेशियर है, एक चेमा युगडू में हिमानी है, एक यहाँ पर कुनसिन ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है सिंधु नदी। इस प्रकार से टर्न लेके पाकिस्तान में चली जाती है और चेमा युगडू से निकलने के बाद ब्रह्मपुत्र जाती है और यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश में टर्न ले लेती है। अभी अच्छा प्रश्न बना, क्या बना कि टोटल हिमालय प्रदेश की लंबाई है 3000 किलोमीटर, जबकि इंडिया में लंबाई है 2500 किलोमीटर। 2 प्रमुख नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के बीच में लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर लंबाई है। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 168 मीटर। हिमालय की सर्वोच्चम ऊंचाई कितनी है? 8848। ये सारे आंकड़े याद करना। 3000 कुल लंबाई, कितने देशों में? 7 देशों में। अच्छा, 2500 कहाँ है? इंडिया में। और 2500 लगभग किसकी लंबाई है? गंगा नदी की लंबाई भी 2500 है। 2400 किन 2 नदियों के बीच में है? सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के बीच में इसकी लंबाई 2400 है। 6100 हिमालय पर्वत की एवरेज ऊंचाई है और 8848 क्या है? इसकी सर्वोच्च ऊंचाई है। क्लियर है? कोई समस्या? देखो सिंधु नदी सभ्यताओं के लिए बड़ी फेमस है। सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो, चाहुंदड़ो, इसके अलावा कोट दीजी और बहुत से स्थल है बड़े बड़े, ये सारे इस नदी किनारे हैं, तो इसलिए सभ्यताओं के लिए बड़ी फेमस है। ब्रह्मपुत्र नदी क्यों फेमस है? ब्रह्मपुत्र नदी, अब देखो भारत में एक नदी और गंगा नदी, गंगोत्री से आती है कई धाराओं में, लेकिन बड़े स्तर पर बता रहा हूँ आपको मैं। गंगा नदी आई, ये नदी देखो पश्चिम बंगाल में 2 धाराओं में यहाँ मिल जाती है आपस में, यहाँ डेल्टा बनाती है। इस डेल्टाई भाग को बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम की वनस्पति पाई जाती है। नाम क्या पड़ गया? सुंदरवन का डेल्टा। गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा माना गया है। अपने अपवाह क्षेत्र में कितना है? 9,51,000 हेक्टेयर, सॉरी 9,51,000 हेक्टेयर है। और ये जो सुंदरवन का डेल्टा है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 51,000 वर्ग किलोमीटर है। बस इसी बात में कंफ्यूज मत होना, यहाँ हेक्टेयर लगता है, यहाँ पर किलोमीटर लगता है। सुंदरवन का डेल्टा सुंदरी वनस्पति पाई जाती है, जैव विविधता का प्रवेश द्वार है। सन 1973 में इसमें टाइगर प्रोजेक्ट जारी किया गया था। टोटल इसमें 52 टापू है। 52 टापुओं पे सर्वाधिक चावल की कृषि होती है। चावल के अलावा जूट की होती है। पूरे विश्व में सर्वाधिक जूट भी कहाँ होता है? जूट भी सर्वाधिक यहीं होता है। और इसी प्रकार ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। इसलिए 3 नदियाँ फेमस है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तीनों के बारे में बता दिया। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? एक नदी और है म्यांमार की प्रमुख नदी जिसका नाम है इरावदी नदी। इरावदी नदी फेमस है म्यांमार की।
एक दजला और फरात है, ये अरब क्षेत्रों की फेमस है, ईरान इराक की फेमस नदी है। एक है बगदाद, राजधानी इराक की, जानते हो बगदाद के बारे में, फेमस है बगदाद बहुत ज़्यादा, ये हमले वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं इस तरफ में। ये तो बगदाद ये किस नदी किनारे है? दजला नदी किनारे बगदाद स्थित है। ठीक है विद्यार्थियों, कोई समस्या यहाँ तक? ये थी आपकी प्रमुख नदियाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद अपने बात करेंगे, पर्वत आपके हो गए, पठार आपके हो गए। पठार एक ही फेमस है, पामीर का पठार। दो बता देता हूँ, देखो एक पठार और भी है, दक्षिणी भारतीय प्रायद्वीपीय पठारी भाग। इस भाग को माना गया है गोंडवाना लैंड का अवशेष। किस भाग का अवशेष? गोंडवाना लैंड का। पृथ्वी का प्राचीनतम भाग माना गया इसको। खनिज अत्यधिक निकलते हैं इसलिए इसको बोलते हैं खनिजों का अजायबघर कहते हैं। खनिजों का अजायबघर इसको इसलिए बोलते हैं, प्राचीनतम भाग है और प्राचीन भाग में यहाँ पर अथाह खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। दूसरा पठार बताया था भारत के उत्तरी भाग में और चीन के दक्षिणी भाग में, जिसका नाम है पामीर का पठार। ये दो फेमस पठार यहाँ अपने पूरे एशिया महाद्वीप में फेमस है। बता दिया। अब बताओ यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? तो इसके बाद जैसे कुछ क्षेत्रों के उपनाम हैं। देखो अपना जो भारत का आसपास का एरिया ना, जैसे ये इसको सार्क देश बोलते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, ये आसपास के सारे देश, श्रीलंका, इन क्षेत्रों के बारे में बड़ी विशेषता बताएगी। उत्तरी भारत में इतनी, एशिया में इतनी विशेषता नहीं है। एक तो इनके उपनाम वगैरह बहुत ज़्यादा पूछते हैं, जो कैसे, जैसे परवाल द्वीप के रूप में फेमस है। परवाल देश किसे कहते हैं? परवाल का मतलब कोरल रीफ, इंग्लिश में बोलते हैं कोरल रीफ। परवाल है चुनने से, कोशिकाओं से निर्माण हो गया, इसको परवाल बोलते हैं। समुद्री में जाते हैं ना ये अवसाद वगैरह, हाँ इनसे। अब देखो कुछ देश, एक को बोलते हैं नहरों का देश, इसका नाम है पाकिस्तान। नहरें बहुत ज़्यादा है, नहरों का देश पाकिस्तान। फिर नदियों का देश बोलते हैं बांग्लादेश, लेकिन सर्वाधिक भारत में है क्योंकि बांग्लादेश छोटा सा है। अरे छोटे से पूरे में क्या है? पूरे में यहाँ पर नदियाँ भाग है। लेकिन भारत में लगभग, पता आपको कितनी नदियाँ हैं? भारत में लगभग 4000 नदियाँ हैं। भारत भी कोई कम नहीं है, तो भारत भी भारत तो फेमस है ही, लेकिन यहाँ बांग्लादेश में क्या माना गया है? सर्वाधिक नदियाँ वाला भाग माना गया है। एक बांग्लादेश की खास बात है, इसकी राजधानी का नाम है ढाका। इसको पहले बोलते थे सुनारगढ़। देखो जीटी रोड आती है ना, जीटी रोड, शेर शाह सूरी रोड बनाई थी जीटी रोड, उसका कुल क्षेत्र था कहाँ से? पेशावर टू सुनार। मैंने आपको ये लिखाया था, आपको याद हो तो। मैंने कहा ढाका के पास पड़ता है, ये ढाका का प्राचीन नाम बताया जा रहा है सुनारगढ़। यहाँ से पेशावर पाकिस्तान में, पेशावर टू अमृतसर, अमृतसर टू कहाँ बताया था? दिल्ली, दिल्ली से बताया था आपको, बता दो, चुनार, दिल्ली से चुनार, चुनार के बाद में चौसा, पटना, पटना के बाद में कोलकाता, कोलकाता के बाद में ये सुनार। इस तरीके से आपको मैंने ये इसका टोटल क्षेत्र बताया था, परिपथ कहाँ कहाँ है। और भी बताया था कि कौन कौन सी सड़कें बनाई थी, राजस्थान में बनाई थी, दक्षिणी भारत में बनाई थी, वो भी सारी आपकी कवर की थी। इसके बाद देखो यहाँ एक देश जिसका नाम है थाईलैंड। थाईलैंड को कहा जाता है श्वेत हाथियों का देश। कौन सा देश? श्वेत हाथियों का देश। श्वेत हाथी बहुत ज़्यादा है थाईलैंड में। एक और है जिसका नाम है लाओस। लाओस में बहुत ज़्यादा हाथी बता रहे हैं अभी, बहुत ज़्यादा हाथी है, इसलिए लाओस को ही बोलते हैं हाथियों का देश। लाओस तो हाथियों का देश हो गया, और श्वेत हाथियों का कौन सा हो गया? थाईलैंड हो गया। इसके अलावा बात करें अपने मालदीव की बात करें, इसको मूंगे का देश भी बोलते हैं। मूंगा एक रत्न आता है, कुछ लोग हाथों में धारण करते हैं, रत्न वगैरह उनमें आते हैं। हाँ मूंगा एक देश जिसका नाम क्या है? मालदीव। ये भी बताया था कि मालदीव कोरल रीफ द्वीप है, देश ज़रूर है। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है और विश्व का नौवां सबसे छोटा देश है, जिसका पूर्णतः निर्माण कैसे हुआ है? कोरल रीफ से इसका निर्माण हुआ है, जिसकी राजधानी का नाम क्या है? माले है। बस यह ध्यान क्या रखना है, मूंगे का देश किसे बोलते हैं? मालदीव को कहा जाता है। कह दिया। देखो यहाँ एक देश कजाकिस्तान। कजाकिस्तान क्यों फेमस है? स्थल रुद्ध में। स्थल रुद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान। मतलब सर्वाधिक देशों की सीमा भी लगाता है ये। जैसे अपने भारत में यूपी सर्वाधिक देशों की, राज्यों की सीमा लगाता है। जैसे राजस्थान में पाली
सर्वाधिक झीलों की सीमा लगाता है। तो इस तरीके से कजाकिस्तान भी स्थल रुद्ध देश माना गया है और सर्वाधिक देशों की सीमा स्पर्श करता है। बताओ भी यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब ये देखना है कि यहाँ एक स्थान है जिसे कहा जाता है मासीन राम। बताओ भी क्यों फेमस है? सर्वाधिक वर्षा के लिए। इस तरीके से यहाँ देखिए पूर्वी भारत का भाग हुआ, एक राज्य है जिसका नाम है मेघालय। देखो हिंद महासागरीय की शाखा आती है बंगाल की खाड़ी, इस शाखा से लगभग मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है। लेकिन इस मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जैंतियाँ। 3 पहाड़ियाँ कीपाकार पहाड़ियाँ हैं। कौन से कार की? कीपाकार पहाड़ियाँ हैं। मानसून को बड़ा ही अट्रैक्ट करती है। जैसे ही मानसून आया तो बादल सारे खाली होकर निकलेंगे यहाँ पर। कहते हैं कि इस मेघालय में यहाँ स्थान पड़ता है मासीन राम। इस मासीन राम में लगभग 1135 से 1150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब जैसे जैसे आप इधर जाओगे वर्षा की मात्रा में कमी होती रहेगी। आप बिहार में जाओगे वर्षा कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। यूपी में जाओगे फिर कम होती होती जब तक आप यहाँ पहुँचोगे लास्ट में वर्षा बिल्कुल न के बराबर 40 से 60 सेंटीमीटर बच जाती है। उसमें राजस्थान, पंजाब, ठीक है, और आपका हरियाणा, ये 2-3 राज्य बसते हैं, इसके अंदर आते हैं पंजाब, हरियाणा, ये न के बराबर। मतलब कि जितने अथाह ये जल के बड़े बड़े ड्रम थे, भंडार थे, सारे सारी यहाँ वर्षा हो जाएगी। अपने पास पहुँचेगा तो यहाँ पर सिर्फ फुंकार ही आती है। अपने वाले एरिया में वर्षा बिल्कुल भी नहीं आती है। आएगी तो कैसे आएगी? यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है, मानसून को रोक लेती है, तो अपना एरिया बिल्कुल ही सूखा बेचारा रह जाता है। कितनी वर्षा होती है अपने? 25 से 30 सेंटीमीटर वर्षा औसतन होती है हनुमानगढ़ में। ये वर्षा का आंकड़ा है। पता लगा क्या वर्षा के बारे में? पर एक बात है, इधर वर्षा कितनी हो रही है? 1150 से 1135 से 50 हो रही है। अब इधर जैसलमेर का भाग है राजस्थान में, जैसलमेर के भाग में वर्षा होती है 5 से 10 सेंटीमीटर। जैसलमेर में पूरे साल में औसतन 3 दिन वर्षा के होते हैं, वो 10 सेंटीमीटर। यहाँ 10 सेंटीमीटर तो मतलब कि ये समझ लो मानुष कुल्ला करता होगा बेचारा। यहाँ पर ये हालत है। यहाँ पर एक दिन में औसतन 6 घंटे वर्षा होती है। मासीन राव में औसतन 6 घंटे। यहाँ पूरे साल में 6 घंटे वर्षा नहीं होती, वो 3 दिन होती है। मतलब ये नहीं 3 दिन 4 दिन वो वर्षा होती रहेगी। जैसे वो छिंटा से मारते रहते हैं, ऐसे करके ये छिंटा मारते हैं ताकि यहाँ टेपे टेपे थोड़े गिल्ले हो जाए सारे। ये स्थिति है यहाँ जैसलमेर की। मतलब वर्षा के मामले में ये सिचुएशन है। हाँ, तो ये था बंगाल की खाड़ी, मानसून और आपका सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। एक और है, पूछते हैं पश्चिमी विक्षोभ क्या है? एशिया का फेमस है ये। दोबारा बताऊं, देखो यहाँ एक महाद्वीप, एक झील जिसका नाम भूमध्य सागर हो गया। कौन सा महाद्वीप है? ऊपर कौन सा है? यूरोप। इधर से चला, इधर बताइए आपको अपना प्रिय देश भारत देश आगे तैयारी बैठा है। इधर से चला मानसून, शीतकाल की बात कर रहा हूँ। ये जब यहाँ पर आएगा तो एक पवन आती है, गर्म पवन धारा, जेट स्ट्रीम, और ये ऐसी जल धारा है जो धरातल से लगभग 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे चलती है, जिस पे धरातलीय कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जाइए इसके देखो दूसरी बात और है, ये पवन चलती है तो सिरपिलाकार आकार में चलती है, लहरा के चलती रहती है पवन ये। अब ये मानसून यहाँ पर आएगा। यहाँ झील है जिसका नाम कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील से आर्द्रता भी ग्रहण करेगा, और आर्द्रता ग्रहण करने के बाद क्या होगा? अब हिमालय प्रदेश आएगा आगे तैयार, इससे टकराएगा, टकराने के बाद विस्थापित होगा। इस क्षेत्र में यहाँ पर खूब ये हल्की फुल्की वर्षा करता है। सर्वाधिक वर्षा हुई जम्मू कश्मीर में, जिसे यहाँ कहा जाता है चिलाई कला। इसके अलावा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात में वर्षा होगी। इस वर्षा को कहा जाता है मावट। रबी की फसल के लिए अच्छी लाभदायक है, इसलिए इसे कहा जाता है गोल्डन ड्रॉप्स। कोई समस्या है तो बताओ भैया। नहीं है समस्या ना? तो ये था भी आपका एशिया महाद्वीप। समझ में आ गया होगा।